नमस्कार दोस्तों, आज नेशनल स्पेस डे है जिसकी मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है हमारा आज, उसको मनाने का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा जो ये इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। पिछले साल ये जब 54 वर्ष का हुआ तब एक, वैसे तो भारत ने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 जो लैंड होना था, चंद्रयान 1 जो था वो इस चंद्रमा की ऑर्बिट में रोटेट करना था, चंद्रमा के बारे में मैपिंग करनी थी और बहुत सारी डिटेल उसे खोजनी थी। चंद्रयान 2 को चंद्रमा पे लैंड करना था और चंद्रयान 2 की लैंडिंग क्योंकि फेल हो गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग, तो इसलिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करना पड़ा। और चंद्रयान 3 आज से ठीक एक साल पहले, आज ही के दिन 2023 में चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला रॉकेट बना या लैंडर बना, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। हालांकि विश्व में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद विश्व में भारत दुनिया का चौथा देश बना जिसने चंद्रमा के सरफेस पे लैंड किया, लेकिन साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बना। जिस जगह वो लैंड किया उस जगह का नाम मोदी गवर्नमेंट ने शिव शक्ति रखा। शिव यानी कि शिव, भोलेनाथ, शिव शंकर, और शक्ति मतलब पार्वती, क्योंकि बिना शिव और शक्ति के कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती, सब अधूरी रहती हैं। इसलिए शिव शक्ति, जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन ना हो कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता। तो 1969 में जब इसरो की स्थापना की गई तब से लेके आज 2024 में इसरो की उम्र बहुत कम, यानी कि सिर्फ 55 साल की हुई है। और इस 55 सालों में इसरो ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप पिछले साल की एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो क्लिप है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनके जो शब्द थे, और आज नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया जा रहा है या क्यों इसका नाम दिया गया, उसका जो उन्होंने 1 मिनट की स्पीच दी है या जो कहा है, आइए वो आपके साथ हम मिलके देखते हैं। लीजिए। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, परामीर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा।
इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। तो जो ये स्पीच है, इस स्पीच से ही पता चलता है कि इसरो ने कितना बड़ा अचीवमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि इसरो के जितने भी अचीवमेंट हैं वो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पर ही हुए हैं। इससे पहले भी इसरो ने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि जो पहले की गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो वाजपेयी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट या मिली जुली कोई भी सरकार, तो तब इसरो कुछ करता था तो बस जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें एक दो लाइन उस लॉन्चिंग के बारे में बताती जाती थी और बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने जब गवर्नमेंट संभाली तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस इंडियन मीडिया में या इंडियंस के दिमाग में बहुत सारे चेंजेस किए और उन्होंने खुद पर्सनली इसरो का जो हेड ऑफिस है वहाँ जाकर साइंटिस्ट वगैरह से मिलना शुरू किया। और आपको याद होगा कि जब मंगलयान भेजा गया था उसकी लॉन्चिंग के वक्त मोदी जी वहाँ पर ही थे इसरो के हेड ऑफिस में, जहाँ पर सब कुछ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे मॉनिटर किया जाता था। और उसके बाद जब चंद्रयान 2 का था मिशन, उस समय जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी उस वक्त भी मोदी जी वहाँ पर थे। और आपको याद होगा वो सीन कि जब वो उसकी लैंडिंग फेल हो गई थी और जो इसरो चीफ हैं वो रोने लगे थे, तो मोदी जी ने उनको गले लगा के चुप कराया था और कहा था कि असफलता मिलने पर लगातार कोशिश करने पर जीत हासिल होती है, आप हार मत मानिए और दोबारा कोशिश करिए, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिकों को उन्होंने संतावना दी थी, उन्हें प्रोत्साहन दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, अगर मिशन ये वाला मिशन फेल हो गया है हम दोबारा कोशिश करेंगे। और चंद्रयान 3 उस पुरानी गलतियों को सुधारते हुए चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और उसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपनी लैंडिंग की। दोस्तों, वैसे तो आज का दिन एक और कारण से आज ही के 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया और मोदी जी आज पहली बार इतने सालों में भारत की तरफ से पहली बार यूक्रेन पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पहली बार पहुंचे, लेकिन बात यह है कि इस समय रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है बहुत लार्ज स्केल पर और यूक्रेन पहुंचना हवाई मार्ग से बहुत इम्पॉसिबल है। इसलिए जितने भी नेता हैं बड़े बड़े कंट्रीज़ के जो अभी तक यूक्रेन गए वो पहले पोलैंड गए और वहाँ से 10 घंटे की ट्रेन जर्नी से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुँचे। तो आज के दिन सारा मीडिया मोदी जी यूक्रेन और रशिया केवल इसको कवर करने में लगा है। मेरा भी बहुत मन था कि मैं उसको आज कवर करूं और उसी के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो नेशन का प्राइड है, नेशनल प्राइड है, उसको हम भुला चुके हैं। मतलब ज़्यादातर जो मीडिया है वो उसको भुला चुका है और सब यूक्रेन के पीछे पड़े हुए हैं। और मैं चाहता था कि मैं अपनी जो अचीवमेंट है इसरो का उसको सेलिब्रेट करूं, अपने गर्व को महसूस करूं वीडियो बना के और आप सबको याद दिलाऊं कि आज का दिन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं छोटी सी इसरो के बारे में। कुछ मैं आपको इसरो के अचीवमेंट्स बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 1969 में इसरो की स्थापना की गई। तब से लेके अब तक इसरो ने 124 स्पेसक्राफ्ट मिशन भेजे हैं, इंक्लूडिंग 17 सैटेलाइट्स डेवलप्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स। 17 सैटेलाइट्स डेवलप्ड बाय प्राइवेट सेक्टर और स्टूडेंट्स वर्ड्स पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ने भी इसरो की मदद से पिछले कुछ सालों में काफ़ी सैटेलाइट्स बना के स्पेस में भेजी हैं रिसर्च करने के लिए। और जो ये 124 लॉन्चिंग हुई है इसमें 432 फॉरेन कंट्री की सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। अब आप सोचेंगे कि 124 लॉन्चिंग में 432 फॉरेन सैटेलाइट कैसे, तो इसका रीज़न यह है कि आपको याद होगा कुछ साल पहले एक इसरो ने रिकॉर्ड बनाया था, एक साथ एक ही पेलोड पर 32 सैटेलाइट्स लगाकर उसको लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली। तो इस तरीके से एक ही बार के लॉन्चिंग में कई सारी सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का ये रिकॉर्ड भी
इसरो ने बनाया है। इसरो की एक और खासियत है कि इसरो की लॉन्चिंग सक्सेसफुल रेट बहुत ज़्यादा है और जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम है। इसलिए जो कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया पहले अमेरिका से या फ्रांस से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाते थे, लेकिन अब ये सारी लॉन्चिंग जो छोटे देश हैं वो भी इंडिया से कराते हैं और इंडिया अपनी लॉन्चिंग तो इसरो से करता ही करता है। अगर केवल 2023 की ही सफलता इसरो की देखी जाए तो इसरो ने 7 सक्सेसफुली अपनी लॉन्चिंग की है, प्रक्षेपण किए हैं अपने रॉकेट का, और इनमें से 5 इंडियन सैटेलाइट थी और 46 फॉरेन सैटेलाइट्स एंड 8 रॉकेट्स। अब आप फिर से पूछेंगे कि 7 लॉन्चिंग हुई हैं, उसमें 5 तो केवल इंडिया की हैं, 46 फॉरेन सैटेलाइट कैसे हो गई? तो मैं फिर से वही याद दिलाऊंगा, एक साथ 32 भी भेजी थी और ये एक रिकॉर्ड बनाया था। आज के दिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, भारत विश्व का चौथा देश बन गया था मून पे पहुँचने वाला और साउथ पोल पे पहुँचने वाला फर्स्ट, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ऐसा नहीं है कि साउथ पोल पे जाने की किसी ने भारत से पहले कोशिश नहीं की थी, कोशिश कई देशों ने की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। 2000 अब मैं आपको इसरो के आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं कि जो 2024, 25, 26, 27, 28, 29 में इसरो क्या करने वाला अगले 5 साल में, उनकी जो हाइलाइट्स हैं, मतलब प्रोजेक्ट तो इसरो के पास बहुत सारी विदेशों के भी सैटेलाइट्स ऊपर भेजने हैं, लेकिन मैं केवल वो हाइलाइट्स बता रहा हूँ जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और बहुत लार्ज स्केल वाले हैं और उनका जो गोल है वो बहुत लार्ज स्केल का है। तो उसमें सबसे पहले 2024 इसी दिसंबर को इंडिया यानी कि इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा निसार, और निसार का काम होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन। मिड 2025 में गगनयान भेजेगा, गगनयान 2, चंद्रयान नहीं, गगनयान 2। और गगनयान 2 जो हमारा ये लॉन्चिंग है ये ह्यूमन स्पेस को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए है, मतलब जो ह्यूमन है साइंटिस्ट उनको अंतरिक्ष में लेकर जाने का ये प्रक्षेपण होगा। 2025 में ही जो शुक्रयान है, शुक्र ग्रह है, उस पर उसके ऑर्बिट में उसकी जो एटमॉस्फेयर है उसको पढ़ने के लिए उसके ऑर्बिट में एक रॉकेट लॉन्च किया जाएगा और उसका नाम होगा शुक्रयान 1, और ये प्लेनेटरी ऑर्बिट में उसके घूमता रहेगा, वीनस शुक्र को बोलते हैं। फिर 2026 में मंगलयान 2 भेजा जाएगा, मंगलयान 1 पहले जा चुका है, मंगलयान 2 भेजा जाएगा, और 2028 में चंद्रयान 4 भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 तो जो हमारा वो जो हमारा लैंडर था वो वहाँ गया और उसने फ़ोटो वगैरह खींचे, थोड़े रिसर्च वगैरह की, ये सारी जो रिसर्च चली वो वन साइडेड थी कि सैटेलाइट से सब कुछ आ रहा था अर्थ पर इसरो के हेड ऑफिस में। लेकिन जो ये चंद्रयान 4 है, ये मिशन वो होगा कि इंडिया की सैटेलाइट मतलब जो यान होगा वो वहाँ जाएगा, लैंड करेगा, वहाँ से अलग अलग जगहों के नमूने इकट्ठे करेगा और उन नमूनों को लेकर वापस अर्थ पर आएगा, इंडिया में आएगा। इसलिए ये मिशन का नाम चंद्रयान 4 रखा गया है। और 2028 से 35 तक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, यानी कि इंडियाज़ स्पेस स्टेशन, जिसका आपने एक नाम भी सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऐसे इंडिया अपना इंडिविजुअल भारतीय स्पेस स्टेशन बनाएगा। तो ये इसरो के अगले 5 साल के टारगेट्स हैं, बड़े वाले टारगेट्स, और बाकी छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो हमें इंतज़ार रहेगा इसरो के हर अचीवमेंट का, और मैं दुआ करता हूँ, और जो भी देशभक्त हैं वो सब ये चाहते हैं कि इसरो अपनी हर लॉन्चिंग में हर दिन एक नई सफलता प्राप्त करता रहे और दिन पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और एक बात और, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके जो फीडबैक हैं
से मुझे पता चलता है कि मुझ में क्या कमियां हैं या कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाता है, तो अपने कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।